सबसे पहले मैं रमन का रुख करूंगा, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। रमन, आग का दायरा कितना बड़ा है, इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी क्या है, जरा दर्शकों को बताइए। देखिए विवेक, कॉन्स्पिरेसी बिल्कुल साफ है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ जो साउथ ऑफ पीर पंचाल का इलाका है, यानी कि जो राजौरी और पुंछ के साथ लगता हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, वहां पर इस समय इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर यह कहा जा रहा है कि करीबन 60 से 70 आतंकी जो हैं वो लॉन्च पैड पर मौजूद हैं, जो घुसपैठ करने की फिराक में हैं, जिनको बेहतर और अव्वल दर्जे की ट्रेनिंग देकर वहां पर बैठाया गया है। वो भारतीय सेना के बिल्कुल अगेंस्ट में जो पीओके का इलाका पड़ता है, वहां पर पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर वहां पर डटे हुए हैं और इस उम्मीद में है कि कैसे कोई मौका मिले और वो वहां से घुसपैठ कर सके। लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो है घुसपैठ करने को लेकर, जो भारतीय सेना ने घुसपैठ को रोकने के लिए लैंडमाइन बिछा रखी हुई है, वो सबसे बड़ा खतरा होता है। क्योंकि दिन के उजाले में तो घुसपैठ करना बिल्कुल नामुमकिन होता है, लेकिन रात के अंधेरे में भी अगर वो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं तो लैंडमाइन जो है वो उनके लिए जानलेवा जो है वो साबित हो सकती है। इसीलिए पाकिस्तान की जो फौज है वो इस समय साजिश रच रही है। पहले उन्होंने जो सोमवार के दिन जो हमने देखा कि मेंढर का जो बालाकोट का इलाका पड़ता है, वहां पर पीओके के इलाके में पहाड़ी में आग लगाई गई। जो आग बढ़ते बढ़ते इंडियन टेरिटरी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल का जो इस पार का इलाका है वहां बढ़ गई और वहां कई धमाके जो हैं वो लैंडमाइन की सुनाई दिए गए। उसके बाद आज जो है वो साब्जियां सेक्टर जो मंडी पुंछ का इलाका पड़ता है, वहां पर आग लगने की घटना हुई है। तो लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से ये आग लगने की घटना हो रही है, उसमें उसका मकसद साफ है कि किस तरीके से जो इस समय लॉन्च पैड पर आतंकी ट्रेनिंग लेकर तैयार बैठे हुए हैं, उनको कैसे भारतीय सेना के सामने जो है जो इलाका है जम्मू कश्मीर का, उसमें धकेला जाए ताकि वो यहां पर आकर खून खराबा बढ़ा सके, आतंकवाद को बढ़ा सके। लेकिन भारतीय सेना जो है वो पूरी तरीके से चौकस है। इस समय भी जिस इलाके में आग लगी हुई है वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि न केवल दिन में बल्कि रात में भी अगर किसी तरीके से कोई हरकत होती है तो उसका माकूल और मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। विवेक, रमन, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। मेहमानों का रुख कर रहे हैं। सबसे पहले सज्जाद बुखारी के पास चलते हैं, जो कि पत्रकार पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुए हैं। सज्जाद बुखारी साहब, क्या है, चिन्नी चोरी में कुछ नहीं रखा हुआ है। मैं तो कहता हूं आमने सामने मेरे साथ यहां पर जनरल भी बैठे हुए हैं, मेजर जनरल भी बैठे हुए हैं, कर्नल भी बैठे हुए हैं। मैं कहता हूं आके एक बार बॉर्डर पर दो दो हाथ कर लीजिए। सब ये चिंदी चोरी वाली हरकतें छोड़िए। बॉर्डर पर आग लगा दी, 4 आतंकियों को घुसा दिए। भाई साहब, पिछले 10 साल का मैं डेटा लेकर आया हूं, ये रिकॉर्ड है बुखारी साहब। इस रिकॉर्ड में कहा यह गया है कि जो आतंकी आए पाकिस्तान से, उनकी जो संख्या थी 2004 से 2014 के बीच और 2014 से 2024 के बीच 68% की कमी हुई। यानी इतनी पिटाई हुई कि बॉर्डर में घुसना तक छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन अब आप जंगलों में आग लगाकर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश कर रहे हैं। इससे मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं तो पहली बात आपको साफ कर दूं। दूसरी बात यह कि अगर जंग की चाहत है तो भाई दो दो हाथ कर लिया जाए बॉर्डर पर। क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम विवेक जी, और नमस्कार। आपने जो अपना इंट्रो दिया, एक तवील तरीन इंट्रो दिया, मुझे तो आज ऐसा लगा कि शायद कोई हिंदू इंतहा पसंद जो है वो गुजरात में खड़ा होकर हिंदुत्व का भाषण दे रहा है, और आपने साथ में जो है वो नापाक जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए, और हमारी मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और उनके हवाले से जो गुफ्तगू की, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट भी यही करता हूं कि आप इसी तरह की गुफ्तगू करेंगे। और आपने एक मर्तबा फिर जो है वो पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम धर दिया कि हमने अपनी जो पूंछ सेक्टर है उसके करीब हमने आग लगाई है। तो पहले तो मुझे आप ये बता दें कि आपने क्लाइमेटोलॉजी कभी पढ़ी है? ये जो पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज आ रहा है और टेम्परेचर राइज कर रहा है, और पूरी दुनिया में आप ये भी कहेंगे कि कैलिफोर्निया में जो आग लगाई है वो भी आईएसआई ने लगाई है, और साथ में आप ये कह देंगे कि इस वक्त जो अफ्रीका के जंगलों में आग लगती है वो भी आईएसआई ने लगाई है। क्योंकि आपको कहने के लिए तो आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि आप हमारे कश्मीरियों के जो कबूतर हैं उनको भी पकड़ कर गिरफ्तार कर लेते हैं। वो कहते हैं ये भी पाकिस्तान की मुखबरी कर रहे थे। तो मेरे भाई, थोड़ा सा होश के नाखून लें। क्लाइमेट चेंज आ रहा है, हमारे इस्लामाबाद की मार्गला की पहाड़ियों पे रोजाना आग लगती है, वो तो हम खुद नहीं लगाते ना। तो आप जो है वो वैसे ही बातें कर रहे हैं, हवा में तीर चला रहे हैं, हवाई फायरिंग कर रहे हैं। कोई आपके पास एविडेंस नहीं है कि किसने ये आग लगाई है, और आपको वो जो आईईडीज जो ब्लास्ट कर रहे हैं आपके, उनकी आपको फिक्र लगी हुई है। तो आईईडी तो ब्लास्ट होंगे,
जब आप वहां पे रहने वाले बासियों के लिए जमीन तंग कर देंगे, उन्हीं के लिए आईडी बिछाएंगे, तो ये आईडी एक दिन ब्लास्ट तो करेंगी। तो आप थोड़ा सा जो है वो अपने आदाद शुमार को भी ठीक कर ले। मैं सिर्फ 2024 के आपको आदाद शुमार बताता हूँ कि हमारी जो 2001 और फिर 2003 और फिर जो हमारे डीजीएमओएस के दरमियान जो हमारे राब्ते हुए थे जिसमें हमने सीज फायर की थी, उसकी आप वायलेशन कर चुके हैं। और 2024 में सिर्फ और सिर्फ 25 टाइम, आप 25 टाइम जो है वो आपने एक तो एयर स्पेस उसकी वायलेशन की है, और 181 यानी 61 टाइम आपने एयर स्पेस की वायलेशन की है, और 181 टाइम आपने टेक्टिकल वायलेशन की है लाइन ऑफ कंट्रोल की। तो ये मैं आपको बताता चलूं कि ये दो हिस्सों में जो लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको तकसीम किया गया, जिसको हम नहीं मानते कि ये दो हिस्से हैं, हम एक ही समझते हैं इसको, कि कश्मीर जो है वो इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर है। ठीक है सर, अब कहाँ दो कश्मीर कश्मीर पे आ गया। अब आप मेरी बात सुनिए, आपने मुझे क्लाइमेटोलॉजी पढ़ने की सलाह दी, मैं आपको जी एक जी छोटी सी सलाह देता हूं। बुखारी जी जी साहब, इन दिनों पाकिस्तान में भी सर्दियों का मौसम ही चल रहा होगा जहां तक मुझे पता है, हिंदुस्तान में जी भी सर्दियों का मौसम चल रहा है और पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। तो जब जी पहाड़ों जी पे बर्फबारी होती है तो आग कैसे अपने आप लग जाती है, किस टेम्परेचर राइज की वजह से लगती है? ये कौन सा क्लाइमेटोलॉजी आपने पाकिस्तान की कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, मैं ये मुझे नहीं थोड़ा पता। आपको मैं थोड़ा सा पहली बात। आपको और क्लियर कर दूं, मैं आपको एक थोड़ा सा और भी क्लियर कर लूं। आपने जी। क्लाइमेटोलॉजी में जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है हाँ। कि जो है वो टेम्परेचर जो है वो राइज होता है, और उसके साथ साथ जो है आप देखें क्लाइमेटोलॉजी जो है जी। वो तूफान की शक्ल में भी है, क्लाइमेटोलॉजी है वो नहीं नहीं, टेम्परेचर की मैं शक्ल में भी है। क्लाइमेटोलॉजी का एक एक पहलू आपने बताया ना। स्नोफॉल की आप मुझे हैवी बताइए ना कि स्नोफॉल की पहाड़ पर शक्ल जहां में भी, बर्फबारी हो रही है, जहां पर टेम्परेचर इतना डिप डाउन हुआ है, हैवी माइनस में हैवी टेम्परेचर है, वहां स्नोफॉल भी कैसे हो लग जा रही सकता है? है, हैवी क्या स्नोफॉल भी होता है, बेकार हैवी की दलील है बुखारी स्नोफॉल साहब? भी है, और फिर जब आपको ड्राउट भी कहते हैं कि है। भाई इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश है तो मानने को तैयार नहीं है। और आप हमजद अयूब मिर्जा देखिए, साहब बैठे हैं, बता देंगे आपको आपके पीओजेके में कितने टेररिस्ट कैंप्स आप चला रहे हैं, नहीं आप बता जिसको दें हमने मुझे कि हमने आप हमने किसने सर्जिकल लगाई है, स्ट्राइक में भी बस कि किया, आप किसने हमने लगाई है, एयर ये स्ट्राइक मिर्जा में भी साहब बस बता किया। दें। आपके ये पास आप कोई बताएं दलील कि नहीं है बुखारी साहब इस बात को डिफेंड करने के लिए? एबटाबाद आपके पास कोई में एविडेंस एबटाबाद में नहीं है, ओसामा आपके बिन पास लादेन को कोई आप चिकन बिरयानी खिलाते हैं, आप चिकन सूप पिलाते हैं, और बात कर रहे हैं आप एयर बॉर्डर के वायलेशन की, और इंडिया के जो बाकी जो आपने सवाल उठाया उस पर आपको तो खुद से सवाल पूछना चाहिए। मैं मिर्जा साहब के पास जा रहा हूं। आपको ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। मिर्जा साहब कह रहे हैं कि भाई ये क्लाइमेट चेंज की वजह से आग लग जा रही है, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं, हमारा कोई रोल नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई ऐसा कौन सा क्लाइमेट चेंज अचानक से हो गया, और आपके ही बॉर्डर पर क्यों क्लाइमेट चेंज हो रहा है? बांग्लादेश के बॉर्डर पर तो क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, दूसरे बॉर्डर्स पे तो क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहे हैं। मिर्जा साहब। जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि ये आग लगाई गई हो, ये आग लगाई जाती है। और पीओजेके में तो लोग बेचारे सीधे साधे हैं, तो वो देखते हैं इनको आग लगाते हुए तो वो कहते हैं ये आग लगा रहे हैं, लकड़ी चोरी जो करते हैं ये वो छुपाने के लिए आग लगा रहे हैं जंगल में, ताकि पता ना चले कि कितनी लकड़ी यहाँ से गैर कानूनी तौर पर चोरी करके स्मगल हुई है। और इसमें फौज, टिम्बर माफिया, ये सारा इन्वॉल्व है। और ये गुजरांवाला, रावलपिंडी और लाहौर की टिम्बर मार्केट्स में ये देयार की जो चोरी की हुई लकड़ी होती है हमारी, ये अरबों रुपए की हर साल वहाँ बेची जाती है। जी। ये तकरीबन यूं समझ लें कि 30,000 रुपये फुट है ये लकड़ी, कुछ इस तरह से स्क्वायर फुट इसका रेट है। तो एक तो ये पहलू है इसका। दूसरा पहलू जो है वो आपने जिस तरह फरमाया कि ये आग लगाई जाती है ताकि लैंड माइंस ब्लास्ट हों और टेररिस्टों को किया जाए रास्ता दे कि वो इंडिया में दाखिल हो, तो ये कोई नई बात नहीं है। पहले ये करते थे कि कवर फायर देते थे, यानी एक सेक्टर में इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी हाँ। और दूसरे इलाके से इन्होंने टेररिस्ट घुसा दिए। वो अब तरीका ये कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ इंडिया और पाकिस्तान की फोर्सेस के दरमियान एलओसी पे, तो वो अब ये उस तरह से नहीं करते। लेकिन अब और तरीके हैं, जैसे ड्रोन के ज़रिए मंशियात भेजना, ड्रोन के ज़रिए असला भेजना, और ड्रोन के ज़रिए ड्रग्स भेजना, एमुनिशन भेजना। हेरोइन भेजना। हाँ हाँ, वही ना, मंशियात यानी ड्रग्स। अब ये कह रहे हैं बुखारी साहब ये पाकिस्तानी हैं, पंजाबी हैं, ज़ाहिर है मुझे लगता है, क्योंकि कश्मीरी तो ऐसी बात नहीं कर सकता, ये पंजाबी होंगे, इनके अंदर से पंजाबी शावनिज़म की बू भी आती है।
ये कह रहे हैं कि इंडिया ने वायलेशन की एयर स्पेस की। तो ये कौन सी एयर स्पेस की बात कर रहे हैं? इस्लामाबाद गया है इंडिया का जहाज, पीओके में आया है ना। तो पीओके और गिलगित बल्तिस्तान तो है ही इंडिया का हिस्सा। और आप ये कैसे कहते हैं? मेरे सवाल का जरा आज जवाब दे के जाइएगा बुखारी साहब। मैं आज आपसे बड़े तहजीब के दायरे में रह के पूछ रहा हूँ ये सवाल। आप कहते हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। आप सिर्फ मुझे ये समझा दें, इंडिया ने जम्मू कश्मीर की आजाद रियासत पे कब हमला किया? पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर की आजाद रियासत पे हमला कब किया? क्या ये सच नहीं है कि रियासत जम्मू कश्मीर के ऊपर सबसे पहले कबायली हमला पाकिस्तानी फौज ने किया और इसमें लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना और जनरल ग्रेसी ये सारे मुलव्वस थे इसमें? जी। तो आप कैसे पाकिस्तान वाले पीओजेके को कहते हैं कि ये आजाद कश्मीर है और इंडिया वाला जो कश्मीर आजाद है उसको कहते हैं कि ये मकबूजा कश्मीर है? इसका जवाब जरा दे के जाइएगा, मुख्तसर, तकरीर ना कीजिएगा। जल्दी से बुखारी साहब, उसके बाद मैं आ रहा हूं, बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। जी अमजद मिर्जा साहब जी ने कहा कि सजाद आज बुखारी, जो है वो एक मिनट का टाइम सिर्फ दूंगा आपको, क्योंकि बाकी मेहमान वेट करें। प्लीज 1 मिनट का टाइम। उन्होंने आज बुखारी कहा कि साहब, मैं मौजिब जुबान में बात करूंगा, तो मुझे खुशी हुई कि मिर्जा साहब भी थोड़े मौजिब हो गए, वरना उनकी गुफ्तगू जो है उससे तो थोड़ी सी गलाजत ही मुझे महसूस होती है। तो ये जो 776 किलोमीटर का लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, हम उस पे बात कर रहे थे, लेकिन आपने ये कहा कि इलीगल ऑक्युपाइड। तो 1948 में आपने अपनी फौजें घुसाई थी, उसका मुख्तसर सा जवाब मैं देता हूँ कि 13 रेजोल्यूशंस मौजूद हैं। 13 रेजोल्यूशंस नहीं मौजूद हमला हैं। किसने किया? देखें, मेरा सवाल आपसे ये है कि ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में मैं इस वक्त भी जहां से बैठा हूं, मैं इस वक्त भी जहां से बैठा हूं, यहाँ मुजफ्फराबाद सिर्फ 1.5 घंटे की मुसाफत पर है। और आपने जो मुझे कहा ना पंजाबी का, तो अगर मैं पंजाबी भी होता तो बहैसियत पंजाबी भी मुझे फख्र होता। मैं पश्तून हूँ, अलसादात हूँ, इसलिए मुझे उस पर भी फख्र है। लिहाजा आप यहाँ से भागे हुए हैं, मीरपुर का भगोड़ा है ये जो बैठा हुआ है, और ये यहाँ पे भाषण जो है हमें दे रहा है, और ये उस दिन तक कह रहा भाई था साहब, कि मैंने कोई बुखारी साहब, आप प्लीज ये भगोड़ा जो है ना, किसी ये मेहमान खुद के लिए ऐसी मिलिटेंट बातें ना करें। अब आपको कोई ये आईएसआई का एजेंट कह दे, आपको ठीक लगेगा क्या? बात करता है और ये पर्सनल हो जाता है। तो इसको मैंने बता दिया कि 13 रेजोल्यूशन मौजूद हैं, जाओ अक़वाम मुत्तहिदा से पूछो कि तुम लोगों ने कब्जा किया कि नहीं किया। नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूं कि भाई चंद दिनों की बात है। आप भी ये, मैं भी ये हूं। मैं फिर आपको डिबेट में आमंत्रित करूंगा। पीओके चंद दिनों की बात है सर, चंद दिनों की बात है पीओके। इसके ज्यादा पीओके अब बहुत ज्यादा कुछ कहने करने को कुछ रह नहीं गया है। और ये बात आप लोग भी चर्चा करते हैं, मुझे पता है कि भाई पीओके इंडिया बस लेने ही वाला है। इंडिया मौके के फिराक में है। फिर ये जो लैंडमाइंस आप लोग बिछाते हैं ना, ये जो लैंडमाइंस बिछाते, लैंडमाइंस के ऊपर आग लगा के इसको खत्म करते हैं ना, ये सारी चीजें और इन्फिल्ट्रेशन फिर धरी की धरी रह जाएंगे। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आज भी वक्त है, बात मान जाइए। ये वक्त युद्ध का नहीं है, ये वक्त बुद्ध का है। और पीओके बहुत चंद दिनों की बात है। बहुत परेशान है आप लोग, पता चल रहा है सबका, चेहरे लटके हुए। नहीं, चेहरे क्यों लटकेंगे? हम तो खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, स्वागत की तैयारी कर रहे हैं पीओके की। वीके दत्ता सर के पास जा रहे हैं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों को करूंगा। दत्ता सर, बहुत परेशानी इनको है। अब देखिए, एक और तरकीब ढूंढ निकाला। हालांकि जंगलों में आग पहले भी लगाते रहे, पिछले साल भी हमने देखा था जंगलों में आग लगी थी। अब कुछ तो क्लाइमेट चेंज का हवाला देंगे, बहाना तो चाहिए दिल को बहलाने के लिए। गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन मोडस ऑपरेंडाई तो असली यही है ना कि सेफ पैसेज दिया जाए। सीज फायर है, गोलियां चला नहीं सकते, एक चलाएंगे इधर से 10 जाएगी। हाँ विवेक, मैं थोड़ा आपको हिस्ट्री का क्लैरिफिकेशन दे दूं। जी, मैं खुद जम्मू और कश्मीर का एक रेजिडेंट हूँ। मैं वहाँ का स्टेट सब्जेक्ट। मेरे फादर J&K स्टेट फोर्सेस में एक अफसर के ओहदे में थे, और जब पार्टीशन हुआ उस समय मेरे फादर कोटली में पोस्टेड थे। कोटली, मीरपुर कोटली का आपने नाम सुना होगा, जो आज के दिन में पीओके में है। तो मेरे फादर उस समय कोटली में 3 महीने रजाकारों और पाकिस्तानी फौज को घुसने नहीं दिया। उन्होंने मार मार के इनको लिटाते रहे वहां पे। और उसके बाद में इंडियन आर्मी हमारी लिंकअप होगी नौशहरा के माध्यम से कोटली तक, और उस समय फिर हुक्म दिया गया कि साहब कोटली को छोड़ के विड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि ऊपर से हुक्म आया है कि ये इलाका हमको नहीं चाहिए, इसको जाने दीजिए।
वो एक अलग बात है, मैं बाद में बताऊँ। अभी जहां तक मेरा सवाल है, मैं जिस दिन से पैदा हुआ हूँ उस दिन से J&K के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने 1970 में मैं फौज ज्वाइन करी मैंने, और मैंने 3 टेन्योर करे J&K के अंदर, जिसके अंदर मैं कैप्टन के तौर पे, कर्नल के तौर पे, और फिर एक मेजर जनरल GOC, इनके मंगला 19 डिवीजन के सामने मैं GOC था पुंछ राजौरी सेक्टर का। आप उस आदमी से बात कर रहे हैं जो 250 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान POK के सामने, इनके जो मंगला और 1 कोर का एरिया है उसके सामने था मैं, और मैं वो कौन से साल में, तो खैर बात की बात। तो उस दौरान और उससे पहले भी जब मैं कैप्टन के तौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल में था, वो अपना लाम सेक्टर जो नौशहरा सेक्टर है, जी ये आग लगाने का सिलसिला तब से चला आ रहा है। ये आग लगाते अच्छा। थे क्योंकि घास सूख जाता है, जी घास सूख जाता है, और जो पाइन के वृक्ष होते हैं, पेड़, उनके नीडल्स होते हैं, जो पाइन कोन होते हैं, वो जमीन के ऊपर बिछ जाते हैं, और वो बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं। जरा सी भी चिंगारी आप लगाएंगे उसमें आग लग जाएगी। तो नतीजा क्या होता है, जब हवा हमारी तरफ की होती है, पाकिस्तान की तरफ से इनके रेंजर या इनके फौजी या इनके जो टेररिस्ट हैं वो आग लगाते हैं ताकि आग हमारी तरफ को स्प्रेड हो जाए। उससे क्या नतीजा होता है कि थोड़ा बहुत घास जल जाता है। चांदेक हमारी माइन फील्ड में से चांदेक जो माइनें हैं जो ऊपर ऊपर होती हैं वो ब्लास्ट हो जाती हैं, जो नीचे होती है उनको कुछ नहीं होता, क्योंकि सरफेस फायर होती है। बड़ा अंतर है। जो अभी आप जो कैलिफोर्निया की आग देख रहे हैं और जो आग अभी यहाँ लगी है, ये सरफेस फायर है, ग्राउंड फायर, ये कैनपी फायर नहीं है। और हमारे यहाँ पे हमने फायर लेन्स भी बना रखी हैं, और फौज के अलावा जो लोकल इंतजामा है वहाँ पुंछ राजौरी डिस्ट्रिक्ट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है जी उनका भी फायर फाइटिंग के अंदर रोल रहता है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत फायर फाइटिंग का जिम्मेवारी हर एक स्टेट गवर्नमेंट को, जी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लेकिन ये को, बेसिकली और जो भी इन्फिल्ट्रेशन के लिए होता है ना हमारे- सर दत्ता सर, ये बेसिकली घुसपैठ के लिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो जहां तक आपका सवाल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान होगा, कहीं जहां तक मायने फट जाएगी। हमारे जो सर्विलेंस सिस्टम है, हमारे जो रडार सिस्टम है, हमारे और जो सेस्मिक डिटेक्टर्स हैं, उनको कुछ नहीं होता क्योंकि वो जमीन के अंदर गड़े हुए हैं। ठीक है, अगर ये समझते हैं कि आग लगा के इन्फिल्ट्रेशन कर पाएंगे तो ये बिल्कुल गलत फहमी में है। और खास करके जिस इलाके में आग लगती है या लगाई जाती है, उसके ऊपर हमारा सिक्योरिटी ग्रिड एकदम उसको एनहांस कर दिया जाता है, और सवाल ही नहीं उठता अगर वहां को, बल्कि हम तो चाहेंगे ये आएंगे तो आग लगी हमको अच्छा दिखेगा, रात को हम चुन चुन के मारेंगे इनको। दूसरा कि घास जल गया, इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, वो वैसे ही मारे जाएंगे ये। तो ये अगर गलत फहमी में रहे कि आग लगा के यहाँ घुसपैठ कर लेंगे, बहुत बहुत बड़ी गलत फहमी है इनको। ठीक है, मेरा तो रोज का धंधा था, मैंने एक इतना बड़ा एल्बम बना रखा था। रोज हम मार मार के इनके बंदे गाड़ते थे वहां पे, जो ये बेचारे किस्मत के मारे लोगों को इन्फिल्ट्रेट करा के भेजते थे, और मैं एल्बम बना के वापस भेजता था पाकिस्तान फौज को, भैया मत भेजो, क्यों मरवा रहे हो इनको, इनोसेंट को। मासूम लोगों और की इनके मजबूरी हथियार का फायदा फिर उठाकर उनको इन्फिल्ट्रेट कराते हैं और उनको आतंकवाद करने के लिए बिल्कुल। भेज देते हैं। और पूरी कहानी तो कसाब ने कहने का- सुनवाई थी, कहने का कसाब ने विवेक, पूरी कहानी सुनाई थी कि मैं जी जी दत्ता विवेक, साहब जी जी एक मुद्दा और सुन लीजिए आप। यहाँ तक यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन का सवाल है, यूनाइटेड नेशन में कौन गया था? भारत, हिंदुस्तान। हमला किसने किया था? पाकिस्तान ने, रजाकार के शक्ल में। और किसने? ठीक है, इन्होंने सोचा कि वो कब्जा कर लेंगे, और आखिरी मोमेंट में राजा ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पोजीशन साइन किया, और तुरंत हमारी इंडियन आर्मी वहां लैंड हो गई, और इनको धक्का मारते 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 हम पीछे ले जा रहे थे। उस समय हमारे प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन में चले गए। सोचा यार यूनाइटेड नेशन तो बहुत तगड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम कंप्लेंट करें भाई पाकिस्तान ने हमला कर दिया। ठीक है, तो रेजोल्यूशन में क्या लिखा गया, ये शायद इनको मालूम ही नहीं है। रेजोल्यूशन में लिखा गया कि पाकिस्तान अपनी फौज वापस हटाएगा, और वो पूरा इलाका हिंदुस्तान की पुलिस और फौज अपने कब्जे में लेगी। जी उसके बाद में फिर रेफरेंडम होगा। तो ना इन्होंने फौज हटाई, ना ये वहां से हटे, और ये रेजोल्यूशन की बात करते हैं रेफरेंडम। अरे भाई कौन सा रेफरेंडम? उसके बाद 1971 का शिमला अग्रीमेंट हो गया। उस समय हो सकता है इंदिरा गांधी और भुट्टो ने सोचा कि चलो भाई जी। सुलह कर लेंगे, इसको लाइन ऑफ कंट्रोल को हम आईपी बना देंगे, यहाँ आने जाने का मसला खोल देंगे, ताकि उधर की अवाम इधर की अवाम, जैसे स्विट्जरलैंड में आप जाते जी। हैं वैसे आप कश्मीर में आ जा भी आए। सकेंगे।
उसका बना रहे। अरे ठीक नहीं है, सर, लेकिन तब ये किसको बात पता नहीं था है। कि 1947, 1948, 49 में किसको पता था कि एक मुल्क जो एक धर्म के नाम पर बनाया गया है, जिसे धर्म के नाम पर गढ़ा गया, जिसका नाम ही पाकिस्तान रखा गया है, वो पाकिस्तान हटाकर ना पाकिस्तान हो जाएगा और वहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा दुनिया भर का सेंटर बन जाएगा अफगान तालिबान के बाद। ये तो किसी ने नहीं सोचा था। हमने तो सोचा था, हमने कुछ हेल्प भी करी, हमने कुछ पैसे वैसे भी दिए कि भाई आप कम से कम अच्छे से रहें और एक अच्छे मुल्क के तौर पर तरक्की करें। यूके देवनाथ सर के पास जा रहा हूं सर, मैं एक सेकंड आ रहा हूं आपके पास। देवनाथ सर के पास, उसके बाद मैं कर्नल साहब का रुख करूंगा। देवनाथ सर, कितनी भी कोशिश कर लें ये इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ आप टीटीपी आपके सामने, तालिबान आपके सामने, बलूचिस्तान में बलूच विद्रोही बीएलए आपके सामने, आप लगे हैं इधर इस मोर्चे पर। अरे भाई, हमारा आपके साथ कोई टक्कर है ही नहीं, कोई कंपैरिजन है ही नहीं। आप अपना काम कीजिए, हमें अपने हाल पे छोड़ दीजिए। देवनाथ सर। विवेक, दिक्कत यह है कि पाकिस्तान की जो सरकार है, आर्मी, आईएसआई है, वह लगातार बॉर्डर एरिया को खलबली में रखना चाहती है। आज भी मैं विवेक आपको बता दूं कि इनके जो बॉर्डर एक्शन टीम के जो मेंबरान हैं, बैट की जो टीम्स हैं, उसमें इनकी आर्मी खुलकर इनको मदद करती है। इनकी जो एसएसजी है, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, जी उन्होंने, इसके जो कमांडो हैं, उन्होंने स्पेशल हथियार दिए हुए हैं, चाहे वो एक आतंकवादी कहीं से भी ढूंढ लेते हैं। इनको इजीली रिक्रूटमेंट मिल जाती है। लश्कर तोयबा के बच्चे बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के बच्चे जो हैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी जो हैं, उनको इन्होंने ब्रेन वॉश करके वहां पे डिप्लॉय किया हुआ है। ये बैट एक्शन टीम जो है हमेशा हरकत में रहती है, कोशिश करती है कि कैसे हिंदुस्तान के अंदर खलबली पैदा करने के लिए किसी आतंकवादी को घुसा दें। इंडिया में भी इनको सपोर्टर्स मिल जाते हैं। कश्मीर रेजिस्टेंस फोर्स वगैरह जो हैं, ये भी बॉर्डर एरिया में जाकर रात के अंधेरे में आग जी लगा देते हैं, फायरिंग कर देते हैं ताकि हमारी फौज का ध्यान भटक जाए। लेकिन मेरे जो पाकिस्तानी भाई हैं, सजाद भाई सुन रहे हैं ध्यान से, मैं सिर्फ यही उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान और हमारे बीच में जो दोस्ताना रिलेशन है उसको किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। आज हिंदुस्तान के जितने व्यापारी हैं, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सब चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ तिजारत हो, बॉर्डर खोल दें। इन्होंने पता नहीं जोश में आके जब 370 हटाई हमने कश्मीर से, तो इन पाकिस्तान ने इंडिया के साथ तिजारत तोड़ ली। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत करेगा और बॉर्डर खोल देगा। हिंदुस्तान से जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो पाकिस्तान से होकर अफगानिस्तान तक जाएगा, वो उस पर कुछ टोल टैक्स कमा लेंगे। पाकिस्तान के भी ट्रक हिंदुस्तान के रास्ते आगे बांग्लादेश और बर्मा तक जा पाएंगे। हम तो कई बार कह चुके हैं कि हम पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देना चाहते हैं। तो सजादा भाई से मेरी एक ही गुजारिश है कि अच्छी बातें हिंदुस्तान के जो लोग करते हैं उसको आगे अपनी सरकार के पास पहुंचाएं। जी, मुझे तो नहीं लगता सर, मुझे लगता है कि भाई पाकिस्तान से कुछ मिल सकता है तो टेररिज्म मिल सकता है, टेररिस्ट मिल सकते हैं, कुछ एक गधे मिल जाएंगे जो पाकिस्तान चाइना को भेजता है। और इसके अलावा बुखारी साहब, एक बुखारी साहब इतने बेचैन हो गए आप। अभी कर्नल साहब यार बचे वो हुए हैं। सजाद भाई कह रहे हैं आप हमारे बीच में क्यों आ रहे हैं यार? अभी वो कर्नल साहब आप बचे हमारे हुए बीच में हैं। क्यों आ रहे हैं? आप अभी वो इतनी देवनाथ सर प्यार पे से ही, बात कर रहे हैं, आप बीच में आ देवनाथ रहे सर पे ही परेशान हो गए। कर्नल साहब अभी बचे हुए हैं। अभी कर्नल साहब, यार, आप कर्नल बीच साहब में से आ थोड़ा रहे हैं रिएक्शन ले ले, हमारे। फिर आ रहा है आप आपके क्यों पास। कबाब में हड्डी बन रहे हैं यार? क्यों जी। कबाब में हड्डी बन रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा, लेकिन अभी कर्नल साहब बाकी हैं। मैं बस आपको ये बता रहा हूं। कर्नल साहब, देखो विवेक, मैं एक चीज क्लियर करूं कि जैसे जनरल दत्ता बता रहे थे, बॉर्डर के ऊपर ये आग लगाने का जो सिलसिला होता है ताकि माइंस फट जाएं, वहां पे इनके रास्ते खुल जाएं, ये टेररिज्म जो है बढ़ा सकें, इन सब चीजों का ये अब से नहीं, काफी पहले से ये होता आ रहा है। कोई नई बात नहीं है इसके, कोई नई बात नहीं। लेकिन जो खासकर इलाका जिसमें अभी आग लगी है, मैं आपको वहां के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा क्योंकि मैं वहां पोस्टेड था। तो पुंछ और सिरनकोट के बीच में एक जगह पड़ती कलाई ब्रिज, वहां से आगे जाने के बाद जब हम पीर पंजाल की तरफ राइट जाते हैं 10-15 किलोमीटर के बाद, तो मंडी और सोजिया का इलाका आता है, पीर पंजाल की तरफ जाते हो। और वहां पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो पोस्टें हैं वो काफी हाइट पर हैं, काफी ऊपर, ऑब्जर्वेशन उनकी काफी स्ट्रांग है और वो अच्छी पोजीशन पे बैठे हो। और यही वो इलाका है, अगर मैं आपको बताऊं, जहां पे ज्यादातर टाइम पर धोक्स के अंदर एक ग्रुप जो है मिलिटेंट्स के, वो श्रीनगर की तरफ भेजे गए। और इस इलाकों के अंदर जो है, इन इलाकों के अंदर जो है, मैं बोल सकता हूं अभी?
हाँ बोलिए, बात पूरी कीजिए, आपकी आवाज थोड़ी रुक रुक कर आ रही है। हाँ, तो इन इलाकों के अंदर जो है विवेक, ये जनरली टेररिज्म को बढ़ाते हैं। अब दूसरा पहलू इसका ये भी है कि देखिए जिस प्रकार से अभी इनके खुद के देश के अंदर, कल भी आपने देखा पार्लियामेंट के सामने कैसे सारे पत्रकार बाहर निकल के आ गए। उससे पहले जो यूट्यूबर्स थे उनके साथ में क्या किया जा रहा है, पूरा का पूरा वो इनका जो खैबर पख्तूनख्वा है वो जल रहा है। पश्तून इनके पीछे पड़े हुए हैं। पश्तून तहफीज मूवमेंट के जो मंजूर पश्तून है उन्होंने इनके पीछे, उनके नाक में दम कर रखा है। उधर देखिए बलूचिस्तान के अंदर से BLA आर्मी से लेके सब लोग कैसे मार मार के इनको भगा रहे हैं। जिंद के अंदर आवाजें उठनी शुरू हो गई है। गिलगित बल्तिस्तान और POK के अंदर से सब लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारी बिजली हमें दो, हमारी जमीनें मत छीनो, हमारा पानी हमें दो, हम आपको नहीं मानते। वहां पे इन्होंने POK के जो प्राइम मिनिस्टर है उसको आगे करके जिहादियों को इकट्ठा करके और वहां पे जिहादियों के साथ में ब्रीफिंग करा रहे हैं। मतलब बेहूदी की हरकत कर रहे हैं। कल साहब आपकी तस्वीर नहीं आ रही है, आपको दोबारा कल साहब आपकी सिर्फ आवाज आ पा रही, तस्वीर नहीं आ पा रही है। मैं बुखारी साहब कुछ कहना चाह रहे थे, वो आंसर करना चाह रहे थे UK देवनाथ सर को। बुखारी साहब के पास जा रहा हूं, उसके बाद फिर वापस आपके पास लौटता हूं तुरंत। बुखारी साहब, आप कह रहे थे कि भाई आप कबाब में हड्डी ना बने, अब आप अपना कबाब खाइए और बताइए कि आतंकवाद कब बंद होगा। जी विवेक जी, मैंने कहा कोई और अगर अड़ोस पड़ोस में रह गया हो तो उसका भी तज्जिया और तकरीर सुन ले, फिर मैं आखिर में बात कर लूंगा। नहीं, अड़ोस पड़ोस वाले नहीं है ये, वो लोग हैं जो आप लोगों का इलाज करना जानते हैं अच्छी तरीके से। अड़ोस पड़ोस वाले होते तो मैं बुलाता ही नहीं। ये वो लोग हैं जो ट्रीटमेंट आता है इनको। आप तो कविता सुन रहे थे, और भी कविता सुननी है तो किसी और की भी दे रहे हैं, वो भाषण सुन ले, तसल्ली हो जाए, फिर मुझसे बात कर। सर मैं कह रहा हूं ये वो लोग हैं जो आपका ट्रीटमेंट जानते हैं, इसलिए इनको बुलाते हैं। आपका जवाब दीजिए, आप ये टेररिज्म वाला खेल कब बंद करेंगे? अब मैं पहला पोस्टमार्टम करता हूं। पहले तो मेरे भाई ने जो बात की, मैं उनको दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूं। और मुझे आज ये खतरा है कि इन्होंने ये मुज़ाकरात की बात तो कर दी है, पता नहीं ये राष्ट्रीय वाले और ये हिंदू इंतहा पसंद आज इनको घर तक जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये जो बाकी आपके पैनलिस्ट हैं ये भी तो उन्हीं के पेरोल पर है। बुखारी साहब, ये अहमदाबाद नहीं है, ये लाहौर नहीं है, इस्लामाबाद नहीं, कराची नहीं है, ये वाहिद भाई हिंदुस्तान है। तो आज इनके साथ हमदर्दी है और मैं ये यकीन रखता हूँ कि ये प्रोग्राम रिकॉर्ड पे रहेगा, क्योंकि अगर इनको कुछ हुआ तो ये जो आपके जो बाकी पेरोल पर हैं RSS और हिंदू इंतहा पसंदों के, तो ये भी ख्याल रखेंगे कि एविडेंस के तौर पर मैं याद रखूंगा। तो बिल्कुल जी, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हमने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी मुज़ाकरात किए थे। हमने उस सेकुलर भारत गांधी के भारत के साथ जो है वो मुज़ाकरात करना चाहे थे, लेकिन अब ये गांधी का भारत नहीं रहा, क्योंकि उनके जो कातिल हैं हिंदू इंतहा पसंद। भाई हमारा तो स्टैंड बुखारी साहब, हमारा स्टैंड क्लियर है। टेररिज्म और टॉक एक साथ नहीं, आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं हो सकती, हमने क्लियर किया हुआ है। सुनने का हौसला रखें, मैं सुनने का हौसला ही रख रहा हूं। आप फैक्ट पर बात कीजिए, फैक्ट पर आइए। आप बांग्लादेश में किस लिए भेज रहे हो भाई? इतनी अच्छी बातें कर रहे हो तो शॉर्ट रेंज मिसाइल बांग्लादेश में क्यों भेजी? 4 के 4 आपके IAS के जो लोग हैं, अभी परसों ही हम लोगों ने पूरी उनके बहीखाता खोल के रखा है। ISI क्या कर रहा है वहां पे? ISI क्या कर रहा है बांग्लादेश के अंदर? कल बात कर लेना। मीठी बातें कर रहे हो, हर जगह पीठ पे छुरा घोंपते हो, हर जगह आप लोग धोखाधड़ी करते हो। अपनी पब्लिक के जो आप नहीं हो सकते, आपकी सेना अगर पाकिस्तान की पब्लिक की नहीं हो सकती, हमारी क्या होगी? हम कैसे मान लें इस बात को? बांग्लादेश में ISI के बंदे आपके गए, हमने सारा बहीखाता निकाल लिया। आप लोग वहां पर जाके शॉर्ट रेंज मिसाइल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सारी खबरें निकाल के रख ली। तो ये सारी चीजें जो आप कर रहे हो, एक तरफ तो बड़ी मीठी मीठी भाषा बोल रहे हो शहजाद, एक तो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, हमारी सेना ये, हमारा सेना वो, रूट बना देंगे, और दूसरी तरफ उसी अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे थे माननीय प्रधानमंत्री, पीठ में मुशर्रफ ने क्या किया? पीठ में खंजर भोंका। भोंका नहीं भोंका। ठीक है, कर्नल साहब जवाब ले लेते हैं। कर्नल साहब जवाब लेते हैं। बुखारी जी, लगता है भाभी जो है कर्नल साहब को घर में बात नहीं करने देती हैं, और वो आकर आपके शो में जो है वो सारे दिल की बात निकालती हैं। डरो मत, तुम ना अम्मा तक मत पहुंचो, अम्मा तक मत जाओ। अब सुन ले मेरे प्यारे कर्नल जी, आप सुन ले यार, हमारा तो दिल करता है, अम्मा तक मत जाओ, करता है। अरे हमारा सज्जाद, अम्मा तक मत जाओ, यहाँ की बात करो, अम्मा तक मत जाओ। मैंने बात बोला है,
भाभी बोले है, बहुत अरे आप, इज्जत से मैं बोले, कह रहा भाभी हूँ, है हमारी। देखो अप्पू और हाँ, अम्मी भाभी अम्मी तक नहीं जाना हमारे है। देश में भाभी भाभी माँ के समान होती है। सजाद बुखारी से जवाब लेते हैं। ठीक है कर्नल साहब, मैं आ रहा हूँ। भाभी बोले है, भाभी माँ समान नहीं होती है भाई साहब। अब बोलिए, अपना अच्छा, जवाब ठीक दीजिए, है, आप छोड़िए, आगे अच्छा बढ़िए। अच्छा विवेक जी, पहले तो ये है कि आपके वो जो यहाँ पे जिना कैप लगाए एक बड़ी जिन्होंने लंबी चौड़ी दास्तान, जैसे कोई प्राइमरी स्कूल के बच्चों को जो है वो भाषण दे रहा होता है, लेक्चर दे रहा होता है और झूठा किताबचा पढ़ रहा होता है, जिसमें उन्होंने कहा कि घास जल गई है तो अब छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये कौन सी ऐसी घास है जो इतनी बड़ी हो जाती है, जिसको पाइन ट्रीज के साथ उन्होंने जोड़ दिया, यानी अभी लोग घास में भी छुपेंगे। ये तो इनका तज्जिया था। पहले तो इनका जरा ये तज्जिया जरा जो है वो आपके हिंदुस्तान के बासी सुन लें। तो आपको मैं एसके मजमदार की किताब जो है उसका हवाला देता हूँ, थोड़ा पढ़ लें जरा वो किताब, ताकि आपको थोड़ी सी वजाहत हो जाए कि आप लोगों को आज किस चीज का खतरा है। आप यकीन जाने, मुझे आप लोगों पर बहुत ज्यादा जो है तरस भी आता है, दुख भी होता है कि आप लोग इतने मजबूर हो गए हैं। और जिना कैप पहनकर, हम देखिए जिना कैप की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम पहले भी मुतादिद बार कह चुके हैं, लेकिन आपने जिना कैप पहनकर आपने पता नहीं कौन सी किताब पढ़ी है जिसमें आपने वो हवाला नहीं दिया। तो ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, जिसके बारे में एसके मजूमदार ने जो लिखा था, और उसके बाद जसवंत सिंह ने भी अपनी किताब के अंदर हवाला दिया था जिन्ना साहब का, कि सियासत को और मजहब को जरा अलहदा करने, तो आप लोगों ने उनका क्या हाल किया। तो मेरे भाई, आप जो है ये जो टेक्निकल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि एक भाई जीओसी में सर्व कर चुके हैं, दूसरे भाई जीओसी में सर्व कर चुके हैं। हम तो पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, हमें तो कभी कभी मौका मिलता है, और हमें तो चलो फिर भी पाकिस्तान की नहीं हुकूमत होता, मौका दे पत्रकार देती होता है। है। आप लोग तो अपने पत्रकारों को और यूएन के जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको आने की वहां पर इजाजत नहीं देते हो। तो मेरे भाई, अच्छा ठीक है, इतना अच्छा खौफ मत ठीक है, खाओ, अच्छा ठीक है, इतना मुझे अच्छा परेशान ठीक मत है। हो। बुखारी साहब, हमने बुखारी आग साहब, लगाई, बुखारी साहब, जब हम बुखारी साहब को लगाएंगे, स्क्रीन पे लीजिए मेरे साथ जब हम प्लीज। लगाएंगे तो हम बुखारी भरपूर साहब, हमला करेंगे। बुखारी साहब, और बुखारी साहब, बुखारी साहब, कश्मीरियों बुखारी की साहब, को वहां से आजाद बुखारी करवाएंगे। साहब, यूएस आर्मी की टेक्टिकल फोर्सेस को आने की इजाजत दी थी आपने? इंडियन आर्मी ने जब एयर स्ट्राइक किया तो इजाजत दी थी आपने? आप हमने लोगों जब ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो इजाजत दी थी आपने? कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक, कौन सी सर्जिकल? वो जो कौवा मारा था हमारा बालाकोट में, अच्छा, और एक ड्रग, वो वही वो वाला हमारा कौवा जो मारा जिसमें था। जिसमें जिसमें अभिनंदन को आप लोगों ने पकड़ा और उसके बाद आपके रक्षा मंत्री के घुटने कांप रहे थे और सिर से पसीना आ रहा था। सुनवा दूं बयान? फैंटास्टिक टी भी पिलाई थी, बयान सुनवा फैंटास्टिक दूं? टी भी पिलाई थी, बयान सुनवा फैंटास्टिक दूं? टी पिलाई थी, बयान सुनवा दूं अभी? फैंटास्टिक टी पिलाई थी, याद आया बयान कुछ? सुनवा दूं मैं अभी? दत्ता सर कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपको बयान सुनवाता हूं। चलिए, आप भी क्या अच्छा। याद कीजिएगा, मैं आपको आपके सुना नेता दो, की बयान सुना सुनवाता दो। हूं। पाकिस्तान से आया वाला बयान, पाकिस्तान की जानिब से आया बयान सुनवाऊंगा मैं आपको। दत्ता साहब, ऐसा है, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक में 350 मोबाइल फोन जो एक्टिव थे, एक ही झटके में सारे बंद हो गए और वो कौवा पीछे छोड़ गए वो। खैर एनीवे, अगर वो फ्रेंच स्पाइस बॉम्ब जो है वो इतना निकम्मा था, हमने लेके बैठे हुए प्रिसीजन, जिसको बोलते हैं एकदम एक्यूरेसी, जिसकी 10 मीटर की एक्यूरेसी है, और वो छत के अंदर जाके मोरी मार के अंदर मार दिया सबको। ये कौवे को लेके बैठे थे, क्योंकि कौवे तो पाकिस्तान की फौज ने बाहर बम लगा के एक पेड़ उड़ा दिया, उसमें बेचारा कौवा मर गया। जर्नलिस्ट को दिखाने के लिए साहब ये कौवा मर गया यहाँ, ठीक है। इतने आपने पैसे जाने क्यों लगाए नहीं दिया आपने वहां लोगों जनरल को साहब अंदर पर, देखने के लिए कि कितने इतने मरे पैसे पड़े हैं? लगाए आपने आपने जनरल पूरे साहब इलाके में पर। सिविलियन को आना जाना बंद कर दिया। खैर एनीवे, वो एक बीती बात होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट साहब को बोल रहे थे कि भारत का और पाकिस्तान का जब बंटवारा होके 2 मुल्क बन गए, तो ये माना गया था कि दोनों मुल्क एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहेंगे। वहाँ के हिंदू, यहाँ के मुसलमान, उनकी हिफाजत की जाएगी। हमने तो अपने मुसलमानों की हिफाजत कर ली। आपने अपने यहाँ के हिंदुओं को क्या किया? गुजरात आपने के उनकी मुसलमानों आबादी को घटा उनका के हक कितने दिलाए, परसेंट पे गुजरात ले के आए आप? मुसलमानों को उनका हक ठीक है ना? दिलाए। गुजरात के हमारे मुसलमानों को यहाँ जो कत्ल किया है, हमारे यहाँ उनके कातिलों को जो पकड़े। मुस्लिम आबादी है वो बढ़ रही है। आपके यहाँ तो हमारी हिंदू आबादी खत्म हो गई बिल्कुल। उसके बाद आपकी पाकिस्तानी फौज अपने आप को काबिज रखने के लिए वो लगातार भारत का डर दिखाती रही आपको, आपकी आवाम को। हिंदुस्तान आ जाएगा, अरे आ जाएगा, खा जाएगा, पता नहीं क्या करेगा। और हमारे जो प्रधानमंत्री थे वाजपेयी साहब भी, उन्होंने बोला साहब गुर्बत से लड़ें, अपने अवाम की खुशहाली लाएं। आप लड़ाई झगड़े से क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलने वालेगा। आपको मैं एक उदाहरण दूं और, यूरोप के अंदर कितने साल जो यूरोपियन मुल्क एक दूसरे के साथ लड़ते रहे,
तकरीबन तकरीबन 600 साल की हिस्ट्री है उनकी, जो आपस में जो यूरोप के मुल्क थे लड़ते थे, उसके बाद में आज यूरोपियन यूनियन बन गया, सारे इकट्ठे मिलकर तरक्की कर रहे हैं। काश इस इलाके में साउथ एशिया के अंदर भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश और हमारे जितने मुल्क हैं, एक इकट्ठा एक यूनियन दत्ता बनता, साहब इकट्ठा हो रहे आपका नाम हैं। मैं आपको एक अंदर की खबर और बताता सारे हूं। बच्चे अपने अवाम की दत्ता तरक्की साहब, करते। दत्ता आपने साहब, वो नहीं किया। दत्ता साहब आपकी सुनिए तो सही, पाकिस्तानी आपको आवाज आ रही मेरी? खा गई। दत्ता साहब आवाज आ रही है आपकी आपको? पाकिस्तानी फौज आपको खा दत्ता गई। साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? आपका- मैं इनकी प्लानिंग बताता हूं आपको, क्या प्लान कर रहे हैं ये लोग। ये लोग प्लान व्यापार का नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेश के साथ मिलकर अब्दुल बासित हैं कोई, जो फॉर्मर जो पाकिस्तान के राजदूत भी भारत में रहे हैं, वो कह रहे हैं अब्दुल बासित कि हमें बांग्लादेश के साथ मिलकर नेटो के तर्ज पर एक फोर्स बनाना चाहिए, नेटो के तर्ज पर, और इसमें कुछ और इस्लामिक देशों को भी शामिल करना चाहिए। नेटो के तर्ज पर एक फोर्स का गठन हो, और जब किसी भी मुल्क पर कोई मुसीबत आए तो ये सारे मुल्क एक साथ हो जाएं और मिलकर लड़ाई लड़ें। तो ये प्रोस्पेरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, ये जंग की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जंग लड़ेंगे सब साथ में मिलकर। मार इनको पड़ रही है और इनको हेल्प चाहिए बांग्लादेश से, बाकी इस्लामिक कंट्रीज से, कि भाई हम जब पिटे तो हमें भी बचा लो। और बुखारी साहब इस बात पे खुश भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये प्लानिंग समझ रहे होंगे। मैं जल्दी से अमजद अयूब मिर्जा से एक सवाल ले लेता हूं। अमजद अयूब मिर्जा साहब, ये लोग बांग्लादेश के साथ मिलकर नेटो के तर्ज पर एक फोर्स बनाना चाहते हैं। दत्ता साहब कह रहे हैं कि भाई यूरोपियन कंट्री टाइप से आप लोग साथ में, आप लोग बिजनेस करो आपस में आके, लेकिन ये कह रहे हैं भाई नेटो टाइप का एक फोर्स होगी हमारी, और हम जो है वो दुनिया के दुश्मनों से जो हम लोहा लेंगे उस फोर्स के दम पर। लेकिन जी सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जितने मुस्लिम ममालिक हैं, अगर इनमें दम होता तो OIC इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसको यूज करके मिडिल ईस्ट की एक फौज बनाते, दिफाई फौज। ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि नेटो के होते हुए कोई और ऐसा रीजनल मिलिट्री अलायंस वो बनने दें। ये कोई सोवियत यूनियन का जमाना थोड़ी है कि वार्सा पैक्ट बन गया, और ऐसा नहीं हो सकता। ये गीदड़ भपकियां हैं इनकी, या इनके ख्याली पुलाव हैं। वो बासठ एम्बेसडर थे इंडिया में, तो वो अब मेरे ख्याल रिटायर हैं, तो वो जो मर्जी कहते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। और पाकिस्तान बेसिकली ISI वहां पे चाह रही है बांग्लादेश में कि जो नेक्स्ट इलेक्शन आने वाले हैं उनमें पाकिस्तान की पपेट गवर्नमेंट जो है किसी तरीके से वो लाई जाए, और उसके लिए ISI, जमाते इस्लामी और फैजुर रहमान जो क्वार्टर मास्टर जनरल हैं, वो प्रो पाकिस्तानी हैं और प्रो जहादी हैं, उनको सिखा रही है कि इलेक्शन रिगिंग कैसे की जाती है। बेसिक उनका मकसद जाने का ये था। बुखारी साहब कुछ कहना चाह रहे थे, नेटो की तर्ज पर फोर्स बनाना चाह रहे हैं बुखारी साहब, बताइए बुखारी साहब क्या प्लानिंग है? नेटो की तर्ज पर कुछ गुना भाग करके आप कह रहे हैं नेटो के लेवल का एक फोर्स बना देगा पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर। यार ये मुसलमानों के हवाले से जो अभी इन्होंने भड़ास निकाली है, ये मिर्जाई साहब ने, ये मिर्जा है या मिर्जाई है? दिक्कत क्या है आपको? आप इस पे जवाब दीजिए ना, कि भाई आप मार आपको पड़ रही है और आप नेटो बना रहे हैं बांग्लादेश और बाकी इस्लामिक कंट्रीज के साथ। ISI भेजा हुआ है बांग्लादेश, ढाका में आपने। हमारे बिछड़े हुए भाई हैं जिसको मुक्ति बानी तहरीक की सपोर्ट थी, और आपके जो वहां पर उनके मुजस्मे थे वो हमने गिरवा दिए, और उसके बाद हमने गिरवा दिए। सुना आपने? पॉइंट टू बी नोटेड, हमने गिरवा दिए। हमने गिरवा दिए। मिर्जाई साहब अभी फिर शुरू हो गए। हाँ नहीं भाई साहब, आपने कबूल कर लिया ना कि हमने गिरवाया है, आपने कबूल कर लिया। मिर्जाई साहब बात यह है कि मुक्ति बानी तहरीक जब एक्सपोज, अरे भाई साहब आपने कबूल कर लिया, शेख हसीना की सरकार को आपने गिरवाया है। आप लोग जब वहां से दौड़े तो मेरे भाई ना मैं मिलिट्री में सर्व करता हूं, और ना ही जो है मैं कोई कमांड है मेरे पास जो है अल्फाज हैं, सहाफत है, और मैं इस जैसे मिर्जाइयों को जो है वो एक्सपोज करता हूं जो इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ जो है बकवास कर रहे हैं। एक्सपोज करते करते खुद ही एक्सपोज हो गए, उधर नेटो बना रहे हैं। और क्या, ये क्लिप चलाना पड़ेगा यार, ये क्लिप चलाना पड़ेगा। मैं आपको भेज दूंगा मिर्जा साहब, ये क्लिप भेज दूंगा। हाँ ये मिर्जाई है जी। बात ये है, मेरी बात सुने,
आपने जहां तक बात की ना, तो आप लोगों को ख्वाब बहुत ज्यादा आते हैं। उस ख्वाब के अंदर आप लोगों को नेटो फौज भी नजर आती है, उस फौज के अंदर अरे आपको अब्दुल बांग्लादेश बासित ने कहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। यार अब्दुल बासित, हम तो ये भी कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान दोबारा से एक हो जाए तो कितनी अच्छी बात है यार। एशिया में हाँ, सबसे और फिर ताकतवर सारा मुल्क के इंडिया तौर के पर साथ सामने मिल जाए आएंगे। तो और भी अच्छी बात है। हम तो बहुत अखंड अच्छी भारत बात है। चाहते हैं कि अखंड आप भारत तो हो। चाहते हैं। जी। हम तो ग्रेटर पाकिस्तान को बात यूके करते हैं कि भाई यूके देवनाथ सर से सर, अभी आप ग्रेटर वो पाकिस्तान ग्रेटर छोड़िए, और पीओके की चिंता कीजिए। ग्रेटर यूके देवनाथ सर से अफगानिस्तान रिएक्शन बन चाहेंगे। रहा है। यूके देवनाथ सर, अफगानिस्तान देवनाथ सर जल्दी से। ग्रेटर अफगानिस्तान जी। बना रही है, जिसमें पाकिस्तान शामिल होगा। ग्रेटर अफगानिस्तान नुमाइंदे हैं, उनसे सिर्फ पाकिस्तान के जो हमारे भाई शो पर हैं, मैं उनसे एक ही गुजारिश करता हूं कि आप अगर बांग्लादेश से दोस्ती करते हो, हमें कोई एतराज नहीं है। आप पाकिस्तान से, बांग्लादेश से तिजारत कीजिए, एक दूसरे को फाइनेंशियल हेल्प कीजिए, एक दूसरे में साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर आदान प्रदान कीजिए। लेकिन जो खबरें छन छन के आ रही हैं, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 40,000 टैंक शेयर्स दे दिए, तोप के गोले भेज रहा है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की नेवी को इनवाइट किया कि आइए कराची में एक्सरसाइज अमन में पार्टिसिपेट कीजिए। आपके आईएसआई के सीनियर ऑफिसरान जो हैं वो ढाका में बैठे हुए हैं। सबसे दुख की बात है कि आपके यहाँ खुशियां मनाई जा रही हैं कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान के रिलेशन खराब हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। बांग्लादेश फाइनेंशियल हेल्प कहां से करेंगे सर? फाइनेंशियल हेल्प के लिए फाइनेंस होना चाहिए। और मैं सजाद बुखारी को और बाकी पैनलिस्ट को स्क्रीन पर रखिए और अयाज सादिक के बकाया बयान चलवाइए जो पार्लियामेंट में दिया गया था। जरा बुखारी साहब सुनते हुए जाएं, इनका दिन अच्छा रहे, इनको चाय का जरा स्वाद भी समझ में आए, चाय का जायका उठाएं। चलाइए बयान। की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। बुखारी साहब, कोई दिली ख्वाहिश, दिली तमन्ना जाते जाते? ये ना क्लिप दिखाने के बाद आप विवेक, आपको कहना चाहिए था। और इसके साथ ही आज का कार्यक्रम खत्म होता है। चलिए आप